हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एमसीक्यू में हम इंट्रोडक्शन, रिवेट और वेल्डिंग कर चुके थे। उसके साथ साथ पिछला वीडियो हम क्या देखे थे, टेंशन मेंबर, है ना। टेंशन मेंबर का जो एकदम इजी क्वेश्चन थे उसको हम पहले वाले वीडियो में करा चुके थे, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखे थे। इसमें भी हम क्या देखेंगे, अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन देखें। जैसे कि हम कहते हैं कि लेसिंग, कॉलम और लेसिंग का तनुतानुपात कितना होता था। आप जानते हैं 145 होता है ना। हम कहते हैं जो एंगल रहता है लेसिंग का वो कितने डिग्री पर जुड़ा रहता है, 40 से 70 अंश पे। तो ये सब चीज़ दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। या फिर हम कहते हैं दोनों सिरे फिक्स हैं तो प्रभावी लंबाई कैसा होगा। तो ऐसा कुछ हम अच्छा जिसमें जो आप जानते भी होंगे थोड़ा लैंग्वेज घुमाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आज, है ना। कह रहा है लेसिंग, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। लेसिंग फिर डैश दे रहा है, कह रहा है लेसिंग डैश दे रहा है, अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है। अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है, है ना। ऑप्शन देखिए, ए लिख रहा है आपका, ए क्या लिख रहा है, घटक के अक्षीय बल के 2.5%, घटक के अक्षीय बल के 2.5%, है ना। बी क्या बोल रहा है आपका, घटक के अक्षीय बल का 2.75%, घटक के अक्षीय बल का 2.75%। सी क्या कह रहा है आपका, घटक के अक्षीय बल के 2.5%, घटक के अक्षीय बल के 2.25, वही तो हम कह रहे हैं 2.5% दो जगह कैसे हो जाएगा, 2.25। और डी क्या हो जाएगा आपका, घटक के अक्षीय बल के 3.8%। क्या होगा आपको सबको पता होगा, है ना। क्या होगा बताइए, घटक के अक्षीय बल का 2.5%। अब देखिए, अब लेसिंग आया ना, हम लेसिंग से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है ना सब कर दे रहे हैं। अब समझिएगा लेसिंग क्या होता है। जो देखेंगे आप ट्रांसफार्मर, है ना। अब क्या देखेंगे ट्रांसफार्मर, कोई ट्रांसफार्मर ज़मीन पर आता है, यानी बड़ा ट्रांसफार्मर आता है तो कहाँ रखते हैं उसको, हम ज़मीन पे एक प्लेटफार्म फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम रख देते हैं ट्रांसफार्मर को। लेकिन देखे होंगे आप जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसको कहाँ रखे रहते हैं, पोल के ऊपर लटकाए रहते हैं, है ना। तो पोल के ऊपर कैसे लटकाते हैं, भाई 2 पोल खड़ा करते हैं। एक पोल पे तो एकदम जो छोटा होता है उसको एक पोल पे लटकाते हैं। क्या करते हैं, एक पोल यहाँ खड़ा करते हैं, एक पोल यहाँ खड़ा करते हैं, और उसके बीच में इस तरह एक राड डालकर उसी पर हम ट्रांसफार्मर को रख देते हैं, है ना। इसी के ऊपर एक राड डालते हैं और इसी के ऊपर ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। तो इस तरह रख देंगे, है ना, क्या होगा ट्रांसफार्मर। तो अब क्या हो गया है, तो 2 मेंबर जब 2 कॉलम को हम खड़ा करते हैं तो कॉलम इधर उधर, है ना, इधर उधर बहकने का डर रहता है, ठीक है। इधर उधर बहकने का क्या रहेगा, वो डर रहेगा। तो उस डर को यानी फेल्योर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इन मेंबर को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं लेसिंग सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग, लेसिंग सिस्टम। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब क्या इधर उधर जाएंगे, नहीं जाने वाले, है ना, इधर उधर नहीं जाने वाले, है ना। तब क्या होगा, 1 मिनट फोकस, चलिए। अब क्या होगा, इधर उधर जाने वाले नहीं है, ठीक है। अब इधर उधर नहीं जाएगा तो एक कांस्टेंट हो गया। इसे कहते हैं हम लोग सिंगल लेसिंग। ये क्या होता है आपका, सिंगल लेसिंग, है ना। ये क्या है, ये सारे के सारे चपटी पत्ती है, लेकिन चपटी पत्ती की जगह आप एंगल भी लगा सकते हैं, आप वहाँ चैनल सेक्शन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा क्वेश्चन, ये सिंगल लेसिंग है तो ये एंगल कितने कराता है, ये सारे एंगल कितने कराता है, 40 से 70 अंश। एंगल कितने कराता है, 40 से 70 अंश। अब इसके साथ साथ आप इधर से भी तो कर सकते हैं, है ना, इधर से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल लेसिंग। सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ अब ऐसा भी कर सकते हैं, एक मेंबर ए हो जाएगा, एक मेंबर ए, ऐसा भी तो जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा। तो इसे लेसिंग कहते हैं, सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग। इसे हम लोग कहते हैं बैटनिंग,
है ना, इसे क्या कहते हैं, बैटनिंग। ये सारे बैटन होते हैं। अब सेकेंड ईयर के ड्राइंग में पढ़े होंगे बैटन लेग एंड ब्रेस्ट डोर, पढ़े होंगे ना। बैटन मतलब होता है, अब पता नहीं हिंदी क्या होता होगा, ये क्या होता है आपका, बैटन होता है। जब डोर पढ़े होंगे ऐसा तो मिला होगा आपको, एक ऐसा मिला होगा सिंपल डोर ऐसा, तो क्या होता है, बैटन होता है ना। ये लेसिंग ब्रेसिंग वगैरह होते हैं, तो ये बैटनिंग, इन्हीं बैटनिंग कहते हैं। क्वेश्चन आपका बैटनिंग में आएगा कि कम से कम कितने बैटनिंग लगाते हैं, है ना। यानी लेसिंग और बैटनिंग करेंगे, यानी बैटनिंग करेंगे तो कम से कम कितने बैटन लगाते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कम से कम कितना लगाएंगे हम लोग, 3। कम से कम कितना लगाना है हमको, 3 बैटनिंग लगाना है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसको हम 1-2 MCQ में भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आया, कह रहा है कि लेसिंग अनुप्रस्थ अपरूपण, लेसिंग कितने और कौन से भार के अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है। तो जो लेसिंग होता है ना, घटक के अक्षीय बल के 2.5% है ना, 2.5% एक्सियल लोड के 2.5% को कौन ले लेता है, आपका लेसिंग लेगा। कौन सा लेगा, आपका लेसिंग लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपांग संपीड़न प्रतिबल के अधीन है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपांग संपीड़न प्रतिबल के अधीन है, संपीड़न प्रतिबल के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपांग संपीड़न प्रतिबल के अधीन है। ए क्या है आपका, पिलर है ना, पिलर्स है। बी क्या है आपका, कॉलम स्ट्रट, कॉलम। सी क्या है आपका, स्ट्रट। और डी क्या है आपका, ऑल ऑफ एबव, है ना। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, ऑल ऑफ एबव, है ना। इसको बताने की जरूरत है नहीं। कॉलम, पिलर और ट्रस स्ट्रट क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन अगला वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कॉलम की लंबाई यदि उसकी न्यूनतम पार्श्व माप से, यदि किसी कॉलम की लंबाई उसकी न्यूनतम पार्श्व माप से, उसकी किसकी कॉलम की न्यूनतम पार्श्व माप के, उसकी न्यूनतम पार्श्व माप के 8 गुने से कम हो तो उस कॉलम को कहा जाता है, 8 गुने से कम हो तो उसे कहा जाता है। ये दे रहा है आपका लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, ऑल ऑफ एबव, है ना। लॉन्ग कॉलम, दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम, सी क्या हो जाएगा आपका मीडियम कॉलम, और डी क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा, डी दिखाई दे रहा है, हाँ। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। इधर कहाँ तक दिखाई दे रहा है बताइए, क्या होगा आपका, प्रतिरोध करती है। ठीक है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई उसका न्यूनतम पार्श्व माप के 8 गुने से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। अब समझिएगा, कॉलम की प्रभावी लंबाई भी आपको समझ आता है और आपको न्यूनतम पार्श्व माप भी समझ आता है। तो एक बार और देख लीजिए, हम कहते हैं आपको कि किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होता है। किसी कॉलम के प्रभावी लंबाई, है ना, इन इफेक्टिव लेंथ। किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट पॉइंट। यानी किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई वह लंबाई है जिन बिंदुओं की नमन आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है ना। जैसे देखिए, एक क्या हो गया आपका, दोनों सिरे क्या हो गए, फिक्स हो गए।
दोनों सिरे क्या हो गए, फिक्स हो गए। तब ये कैसा बेंड होगा, फिक्स सिरे से थोड़ा हट के, यहाँ से थोड़ा सा हट के, है ना। तो यहाँ का और यहाँ का दोनों, यहाँ का और यहाँ का क्या है आपका, नमन आघूर्ण शून्य है। तो यही क्या हुआ आपका प्रभावी लंबाई। एक सिरा फिक्स कर दें और दूसरे सिरा को पिन कर दें, तब देखिए यहाँ से इस तरह होगा, लेकिन पिन वाले से एकदम पिन वाले पे ही जुड़ेगा। तो प्रभावी लंबाई क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका प्रभावी लंबाई, है ना। जिन बिंदुओं की नमन आघूर्ण क्या हो, शून्य हो। यहाँ आ गया आपका और नीचे आ गया, नहीं दोनों क्या हो जाएगा, इस बार पिन हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। तब यहीं से मुड़ेगा, क्योंकि पिन तो आपका रोटेट कर सकता है ना। तो ये हो जाएगा इसमें प्रभावी लंबाई, यानी वास्तविक लंबाई के बराबर। एक क्या हो जाए, फिक्स हो जाए और दूसरा फ्री हो जाए, तब प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके इसमें इस तरह करते हैं, 2 गुना लेते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट नीचे भी डालता है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्रभावी लंबाई। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब देखिए प्रभावी लंबाई आपको समझ आ गया, और क्या समझना आपको, न्यूनतम पार्श्व माप, है ना। क्या समझना है, न्यूनतम पार्श्व माप। पहले हम समझा देते हैं, किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप का मान 12 से कम होता है तो हम कहते हैं शॉर्ट कॉलम। एकदम ईजी है, 12 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम। तो भाई ये तो 8 से भी कम है, तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम, है ना। 12 से कम होगा तो शॉर्ट कॉलम, ये 8 से भी कम हो रहा है तो हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसको डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रभावी लंबाई यहीं के यहीं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब प्रभावी लंबाई देखिए, इसमें टर्म हिंदी में बोलता है आपका फिक्स्ड। फिक्स को क्या बोलेगा, एक सिरा प्रभावी रूप से, मतलब सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, घूर्णन के प्रति हो जाएगा प्रतिरोधित। पिन को क्या बोलेगा, पिन ज्वाइंट, या फिर इसे कहते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट, है ना। हिंज क्या हो जाएगा, ये कहेगा सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, ये हिंदी बोलेगा, ठीक है। इसको हम लेक्चर वाले में अपने डिटेल में समझाए हैं। कह रहा है फिक्स मतलब नहीं ये आगे पीछे जाएगा, नहीं बेंड करेगा, है ना। हिंज मतलब क्या हो गया कि ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन आपका बेंड यानी घूर्णन करेगा, ऐसा करेगा, है ना। जैसे दरवाज़ा देखेंगे तो आगे पीछे नहीं जाता है। कहने का मतलब ये दरवाज़ा है, यहाँ कब जुड़ा रहता है इससे ना, इससे जुड़ा रहता है। तो देखिए ये कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट। ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर उधर बेंड करेगा, है ना, रोटेट करेगा, तो हिंज ज्वाइंट है। लेकिन वही जो चौकट रहता है आपका, चौकट नहीं रोटेट करता है और न ही आपका आगे पीछे जाता है, तो फिक्स हो गया। और दीवार में क्या हो गया, फिक्स हो गया है। तो देखिए एक और है, एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध मतलब आगे पीछे नहीं जाएगा, तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, ये रोटेट करेगा। लेकिन फिक्स में दोनों प्रतिरोधित है, स्थिति में आबद्ध है और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। और समझिए इसका प्रभावी लंबाई क्या होता है, इसका प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का, है ना, आधा हो जाएगा, या फिर देगा आई स्कोर दे 0.65 प्रभावी लंबाई, ठीक है। इसमें से एक मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, प्रभावी लंबाई मिलेगा, वास्तविक लंबाई, प्रभावी लंबाई क्या मिलेगा, कैपिटल एल वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई का √2 मिलेगा, या प्रभावी लंबाई 0.80 L मिल जाएगा, ठीक है। इसमें प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर मिलेगा, इसमें प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के 2 गुना, है ना। ये सिंपल सा था। अब बताइए, अब अलग अलग 5-6 क्वेश्चन बनाएगा इस पर। वो कहेगा यदि एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हो, घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित हो, तथा दूसरा सिरा स्थिति में आबद्ध हो तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं हो, यानी खिंच बीम की बात कर रहा है, एक कॉलम की, सब कॉलम की, तो इससे 3-4 न्यूमेरिक क्वेश्चन मिलेंगे आपके, तो चारों को चारों आपको पता होना चाहिए, है ना। अब समझ लेते हैं न्यूनतम पार्श्व माप का क्या होता है। अब न्यूनतम पार्श्व माप क्या होता है, न्यूनतम पार्श्व माप, पार्श्व मतलब होता है साइड। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलम है इस आकार का, इसका ए है, ए बी है, यदि ए का मान बड़ा है बी से
तो न्यूनतम पार्श्व माप क्या हो जाएगा बी, यानी छोटा वाले को क्या कहते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यही वर्गाकार हो गया, ये भाई ए भी और ये दोनों ए है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो गया भाई, दोनों जब बराबर है तो कोई ले लीजिए, है ना, इसे कहते हैं न्यूनतम पार्श्व माप। या फिर गोलाकार हो गया, दिख रहा है गोलाकार हो गया, तो इसमें तो नहीं मिलेगा ना, इसका भी लिस्ट लेटरल डायमेंशन क्या मिलेगा, इसका व्यास मिलेगा, है ना, इसका व्यास ही लिस्ट लेटरल डायमेंशन। बस आपको वर्गाकार में देखना है कि जो छोटा रहेगा उसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम पार्श्व माप। तो प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप का मान 12 से कम होगा तो हम कहेंगे उसे शॉर्ट कॉलम। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है एक चैनल में होता है, तो चैनल में तो बच्चे को पता है, एक चैनल में क्या होता है, एक फ्लेंज एक वेव, है ना, सबको पता है, 2 फ्लेंज और एक वेव होते हैं। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चैनल किससे मिलकर बना होता है, 2 फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है, और चैनल अपने एक्स एक्स पे क्या होता है, सममित होता है ना, एक्स एक्सिस पे सममित होता है और वाई एक्सिस पे सममित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है ना, अब क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संपीड़न अवयव की प्रभावी लंबाई है जिसके दोनों सिरे क्या हैं, फिक्स हैं, अभी बताए हैं ना, तो इससे बहुत आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। कह रहा है कि किसी कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हैं तो इसकी प्रभावी लंबाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन में मिला है, दिया है 0.65 यार, आसान है ना। आगे बढ़ें। कह रहा है तनन बल युक्त संगठित खंड में, क्वेश्चन कह रहा है तनन बल युक्त संगठित खंड में, तनन बल युक्त संगठित खंड में, कहाँ गया, खंड में 2 चैनल के फ्लेंज, 2 चैनल के फ्लेंज, 2 चैनल के फ्लेंज, 2 चैनल फ्लेंज बाहर की ओर क्यों मोड़े जाते हैं, बाहर की ओर क्यों मोड़े जाते हैं, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है भाई, चैनल सेक्शन बनाएंगे तो ऐसा क्यों किया जाता है ना, एक चैनल ए हो गया, एक चैनल ए हो गया, अभी बताया था ना क्या, लेसिंग और बैटनिंग में, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं चैनल को, या फिर ऐसा कर सकते हैं, है ना, कैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, तो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना, बाहर की ओर क्यों मोड़े जाते हैं। ये कह रहा है आपका लेसिंग को न्यूनतम करने के लिए, है ना, लेसिंग को न्यूनतम करने के लिए, ठीक है। बी क्या कह रहा है आपका, अधिक पार्श्व दृढ़ता पाने के लिए, अधिक पार्श्व दृढ़ता पाने के लिए, अधिक पार्श्व दृढ़ता पाने के लिए। सी क्या कह रहा है आपका, कम दृढ़ता पाने के लिए, कम पार्श्व दृढ़ता पाने के लिए। डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इनमें से, बाहर क्यों रखे जाते हैं, बताइए, ए बी सी और डी। बताइए ए बी सी डी में से क्या होगा, बताइए, कमेंट करिए। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, क्योंकि भाई बाहर हम किस लिए रखेंगे, क्योंकि मेरा ज़्यादा मजबूत है ना, तो उसे करने से क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या ना बढ़ जाता है। सबसे पहले क्या होता है, उस तरह करके जब हम न्यूमेरिकल लगाते थे तो आप देखे होंगे, इस तरह करके जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आता है आई मिनिमम, है ना, इस तरह लगाने से और इस तरह में, इसमें आई मिनिमम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब आई मिनिमम बढ़ा तो क्या आर मिनिमम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आर मिनिमम क्या होता है, आई मिनिमम
अपान ए होता है ना, आई मिनिमम के बढ़ने से आर मिनिमम बढ़ जाता है। अब आर मिनिमम के बढ़ने से क्या होता है भाई, लेमडा इजकल टू यल अपान आर होता है। तो आर मिनिमम के बढ़ने से लेमडा क्या हो जाता है, घट जाता है ना, तनुतानुपात क्या हो जाता है, घट जाता है। और आप तनुतानुपात देखे होंगे क्या कि तनुतानुपात के अनुसार हम लोग अनुगेय संपीड़न प्रतिबल निकालते थे। तो आप देखेंगे क्या उस टेबल में देखेंगे जिसका तनुतानुपात कम रहता था उसका अनुगेय संपीड़न प्रतिबल अधिक आता था, है ना। तो बात क्लियर समझ आ रहा है। यहाँ बस आपको यही बता सकते हैं, जब न्यूमेरिकल लगाते थे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता था। इस तरह न्यूमेरिकल लगाने और इस तरह करके और इस तरह करने में इस तरह आता था आपका, इसे क्या कहते हैं, लिस्ट आई मिनिमम क्या होता है भाई, न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण, है ना। जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाता है, जड़त्वाघूर्ण बढ़ने से न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या बढ़ गई, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या बढ़ने से तनुतानुपात कम हो गया, और तनुतानुपात जितना कम हो रहता है मेरा उतना ही अनुगेय संपीड़न प्रतिबल अधिक मिलता है ना। तो क्या होता है, पार्श्व दृढ़ता बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, चैनल के फ्लेंज बाहर की तरफ रखते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अब देखिए वही कह रहा है कि पिच की बात कर रहा है कि मैक्सिमम पिच कितनी होती है, बता दीजिए तो आप लोग। संपीड़न मेंबर का मैक्सिमम पिच कितना होता है, 16T या 200, जो भी कम हो। कितने लोग कह रहे हैं एक सही है, बताइए। 16T 200 या 32T 300 या 12T या 200, इनमें से जो कम हो क्या होता है आपका, 12T और 200, है ना। 16T और 200 तनन के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, टेकिंग रिवेट के लिए भी कितना होता है, 32T और 300, है ना। और कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी होता है 32T और 300, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ये भी सबको पता है ना। चलिए, संपीड़न जो प्लेट के बीच फिसलने के लिए घर्षण पैदा करता है। क्वेश्चन क्या है, संपीड़न जो प्लेटों के बीच संपीड़न जो प्लेटों के बीच फिसलने के लिए घर्षण पैदा करता है, फिसलने के लिए घर्षण पैदा करता है, फिसलने के लिए घर्षण पैदा करता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं भाई, उसे कौन सी क्रिया डैश कहते हैं, बताइएगा। ए क्लैंपिंग कहते हैं, बी क्या ड्रिवेन कहते हैं, DRIVEN, सी क्या हो जाएगा आपका सैंक कहते हैं, या डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। बताइए उसे क्या कहते हैं, क्लैंपिंग कहते हैं, है ना। जो प्रतिरोध पैदा करता है फिसलने के लिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं आपका क्लैंपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तनुतानुपात की बीमा क्या होती है। कल पूछे थे कि नहीं पूछे थे, तनुतानुपात की बीमा नहीं होती है, ठीक है। हम आपसे एक और अपने तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की बीमा क्या होती है, बीमा क्या होती है। बीमा इन द सेंस करने का मतलब मात्रक हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, मात्रक क्या होती है। ए हो जाएगा आपका mm/4, बी हो जाएगा mm², सी क्या हो जाएगा आपका mm, और डी क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। बताइए फटाक से क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपका क्या होगा, आपका आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम अपान ए, है ना। तो बताइए जल्दी से, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का बीमा यानी मात्रा क्या होगा, बताइए क्या होगा। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रा क्या होगा, mm² होगा, mm³ या फिर mm होगा। अब देखिए क्या है कि इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि नाम में क्या लिख रहा है आपका त्रिज्या दिख रहा है ना। और त्रिज्या का मात्रा क्या होता है, मीटर mm, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसको कैलकुलेट करेंगे, दिमाग खराब होगा, कल कर देते हैं भाई। आई का मात्रक होता है आपका परिभ्रमण, इसे क्या कहते हैं, जड़त्व घूर्ण का मात्रक mm पे 4 है ना, और ए का मात्रक mm², कट जाएगा, बच जाएगा mm² है ना, निकलेगा तो सिर्फ बचेगा mm। और नाम में लग रहा है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब सिर्फ mm या फिर मीटर, ठीक है। तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक होता है आपका mm, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये प्रभावी लंबाई वाला पूछ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बताने का। हाँ, कह रहा है एक कॉलम स्प्लाइस का उपयोग इसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग, स्प्लाइस का प्रयोग इसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसे भाई? इसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग इसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये क्या बोल रहा है आपका? ये बोल रहा है स्तंभ की लंबाई है ना, लंबाई, चलिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, स्तंभ की लंबाई। बी क्या बोल रहा है आपका? स्तंभ की सामर्थ्य, स्तंभ की सामर्थ्य। सी क्या बोल रहा है आपका? कॉलम का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल। कॉलम का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल। और डी क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? एक कॉलम का स्प्लाइस का प्रयोग किस लिए करते हैं? अब देखिए, स्प्लाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या करते हैं बताइए? कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग करते हैं स्तंभ की यानी कॉलम की लंबाई बढ़ाने के लिए। इन समझिएगा, यदि बहुत लंबे कॉलम की ज़रूरत है ना, बहुत लंबे कॉलम की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं है जितना लंबाई आपको ज़रूरत होगा उतने पूरे लंबाई का कॉलम आता होगा, है ना। कॉलम तो पार्ट में ही आएगा। तो मान लीजिए यहाँ से इतना ऊंचा लंबा कॉलम की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास कॉलम है नहीं, तो क्या करेंगे? कई पार्ट में कॉलम को लगाएंगे, ठीक ना, कई पार्ट में लगाएंगे। 3 पार्ट में लगा दिए। क्या है समझ लेता हूँ, आई सेक्शन है। आई सेक्शन में क्या दिख रहा है? क्या बना रहे हैं? फ्लेंज दिख रहा है, यानी फ्लेंज को हम हैचिंग कर रहे हैं। देखिए, फ्लेंज की मोटाई को हम हैचिंग कर रहे हैं, यानी ये आई सेक्शन है। ऐसा दिखाई देगा कि नहीं बताइए? आई सेक्शन जब आप पढ़े होंगे ड्राइंग तो पता होगा। आई सेक्शन ऐसा ही तो रहता है। आई सेक्शन तो देखिए मोटाई दे रहा है फ्लेंज का, बीच में इस तरह रहता है, तो एक तरफ का ये मोटाई दिख गया और एक तरफ का ये मोटाई दिख गया, है ना। तो अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? कॉलम स्प्लाइस। देखिए लगा दिए स्प्लाइस, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ रिवेटिंग जो भी करना होगा कर देंगे। तो इसका प्रयोग कॉलम की लंबाई को बढ़ाने के लिए, है ना। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डबल लेसिंग में फ्लैट लेंस की का मोटाई होती है। डबल लेसिंग में फ्लैट लेंस की मोटाई होती है। अभी समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है आंतरिक अंतःरिवेट के बीच 1/60 से कम नहीं, ठीक है। कह रहा है आंतरिक अंतःरिवेट के बीच आंतरिक अंतःरिवेट के बीच कहाँ गया? आंतरिक अंतःरिवेट के बीच 1/60 से कम नहीं, 1/60 से कम नहीं, ठीक है। बी क्या कह रहा है आपका? आंतरिक अंतःरिवेट के बीच 1/70 से कम नहीं, 1/70 से कम नहीं। सी क्या कह रहा है आपका?
आंतरिक अंतरिवेट के बीच 1/40 से कम नहीं, है ना, कम नहीं। डी क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ एबव, है ना, या फिर नन ऑफ दिस लिख दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, ABCD बताइए। अब देखिए इसका मतलब हम बता दे रहे हैं आपको, इसको उल्टा सीधा लिखा है, इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। मान लेते हैं हमको लेसिंग सिस्टम बनाना है, तो लेसिंग में क्या होगा आपका, एक यहाँ कॉलम, यानी एक यहाँ कॉलम खड़ा करेंगे और एक यहाँ खड़ा करेंगे, तो क्या हो सकता है, ये जो है ना, ये आपका बीम भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है, कोई सेक्शन हो सकता है ना, बस हम सिंपल सा दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ क्या बनाएंगे, लेसिंग बनाएंगे, ठीक है, यहाँ क्या बनाएंगे, लेसिंग। अच्छे से कर देना। ये देखिए यहाँ एक कॉलम खड़ा हो गया, यहाँ दूसरा कॉलम खड़ा हो गया। अब इसको किस सिस्टम से बांधे हैं, लेसिंग सिस्टम से। देखिए बांध दिए हम लेसिंग सिस्टम से, है ना, बांध दिए। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, रिवेटिंग करेंगे। अब रिवेटिंग अपने हिसाब से करना है, एक रिवेटिंग करना है कि दो रिवेटिंग करना है कि वेल्डिंग करना है ना, 9 रिवेट करके आप वेल्ड भी कर सकते हैं। तो इसकी भी तो कुछ प्रभावी लंबाई होगी, है कि नहीं, इसकी, यानी इस चपटी पत्ती क्या यूज किए हम लोग, चपटी पत्ती, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि डबल लेसिंग में फ्लैट, यानी चपटी पत्ती का राय यूज किए हैं। तो इस वाले की भी तो कुछ प्रभावी लंबाई होगी। तो इसका प्रभावी लंबाई कैसे निकालते हैं, आप याद करिए, जब हम थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा रहे थे तो क्या लिख रहे थे कि जब किनारे पर यानी इंड सिरे पर एक एक रिवेट रहता है तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिखते थे। और उसी में कहते थे जब 2 या 2 से अधिक रिवेट लगाओ तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.85 गुना होता है। या फिर वेल्ड भी कर रहे थे तो उतना ही लिख रहे थे, वेल्डिंग यानी एक से अधिक के लिए या वेल्डिंग के लिए प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.85 गुना होता है। तो यहाँ से प्रभावी लंबाई, तो एक क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि डबल लेसिंग फ्लेट की मोटाई, यानी ये जो चपटी पत्ती है ना, इसकी मोटाई पूछ रहा है, इसकी मोटाई कितनी होती है, लेकिन डबल लेसिंग कर रहा है। डबल लेसिंग में इधर से भी एक लगा देंगे हम, है ना, देखिए ये डबल लेसिंग हो गया। सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग आपको पता है। तो सिंगल लेसिंग में पत्ती की मोटाई होता है उसकी प्रभावी लंबाई का 1/40 और डबल लेसिंग में प्रभावी मोटाई का 1/60। याद रहेगा, 1/40 सिंगल के लिए होता है, डबल के लिए कितना होगा आपका, डबल के लिए होगा 1/60, लंबाई का 1/60, ठीक है। प्रभावी लंबाई का 1/4 LE का, प्रभावी लंबाई का 1/60। तो क्या दे रहा है, डबल लेसिंग दे रहा है, तो 1/60 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। बात को समझ आ रहा है। यही कह देगा कि सिंगल लेसिंग में पत्ती की मोटाई कितना होती है, तो देगा प्रभावी लंबाई के 1/40, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, अंतरिवेट, इसका लैंग्वेज देखिए, कर रहा है कि डबल लेसिंग में अंतरिवेट, तो भाई प्रभावी लंबाई क्या होगा, यहीं से यहाँ, यानी जहाँ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी नमन आघूर्ण शून्य होगा, उन्हीं बीच की दूरी क्या होता है आपका, प्रभावी लंबाई, है ना, क्या होगा आपका प्रभावी लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा प्रभावी लंबाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, क्या है आपका क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि जब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या एक बड़े मूल्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना कि एक संपीड़न के सदस्य का तन्यता अनुपात होता है। तो तन्यता अनुपात क्या नहीं, सबको पता है ना, तन्यता अनुपात क्या होता है, प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, है ना। तन्यता अनुपात क्या होता है, प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, या फिर प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम पार्श्व माप, है ना। प्रभावी लंबाई या न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, या फिर होता है आपका प्रभावी लंबाई या और न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात, क्या होता है आपका तन्यता अनुपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक कोण और शीर्ष पर एक कोण में, कह रहा है नीचे एक कोण और शीर्ष पर एक कोण, नीचे एक कोण और शीर्ष पर एक कोण
में एक बीम से दूसरी बीम का कनेक्शन, में एक बीम से दूसरी बीम में कनेक्शन एक बीम से दूसरी बीम में कनेक्शन इस रूप में जाना जाता है, इस रूप में जाना जाता है, इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ऑप्शन लिखना है आपका, क्या हो जाएगा? सिकड़ा हुआ चलिए इंग्लिश लिखते हैं, अनस्टिफनेड सीटेड कनेक्शन, अनस्टिफनेड सीटेड कनेक्शन, है ना। बी क्या लिख रहा है आपका? बी दे रहा है सीटेड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन, इसी में से बता दीजिए दोनों में से। सी क्या हो जाएगा आपका? बोथ, है ना, दोनों। और डी क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा, क्या होता है इसमें? इसका आंसर होगा आपका बी, है ना, सीटेड कनेक्शन। आप लोग कई बार ड्राइंग में हम बताए होंगे, जानते होंगे। नीचे एक कोण और शीर्ष पर एक कोण में एक बीम से दूसरी बीम में कनेक्शन इस रूप में जानी जाती है। क्या कहा जाता है आपका? सीटेड कनेक्शन, है ना। जब कॉलम फुटिंग वगैरह पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे क्या होता है आपका सीटेड कनेक्शन एंगल में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है आपका लोड किए गए स्तंभ, क्या बोल रहा है आपका? लोड किए गए स्तंभ स्तंभ आधार पर आधारित होते हैं। स्तंभ आधार पे, कॉलम का क्वेश्चन दे दिया इसमें, स्तंभ आधार पर आधारित होते हैं, यानी कॉलम फुटिंग का आधारित होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है? दूसरा लिख रहा है कॉलम के आधार स्तंभ, कॉलम के आधार स्तंभ लोड को ठोस नींव पर प्रसारित करते हैं। लोड को ठोस नींव पर प्रसारित करते हैं। ठीक है। थर्ड क्या दे रहा है आपका? स्तंभ का भार कंक्रीट पर, स्तंभ का भार कंक्रीट पर एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है, एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है। अब ऑप्शन आपका मिल रहा है, ए मिल रहा है, ओनली ए। कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। कितने लोग आंसर देने लगे थे बताइए? बी क्या हो जाएगा आपका? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सी क्या दे रहा है आपका? क्या दे रहा है? ऑल, यानी सभी के सभी सही हैं। और डी दे रहा है आपका नन ऑफ दिस, यानी कोई सही नहीं है। हाँ, नन ऑफ दिस, सभी के सभी फर्जी हैं। बताइए क्या होगा? सबको पता है ना, कॉलम फुटिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे सही है ना। कह रहा है कि लोड किए गए स्तंभ आधारित होते हैं। कहने का मतलब सबसे देखिए, सबसे नीचे कंक्रीट का ब्लॉक मिलता है, दिख रहा? कंक्रीट का ब्लॉक मिलता है। अब ड्राइंग बनाएंगे, उसके ऊपर मिलता है कॉलम बेस, उसके ऊपर क्या मिलता है? कॉलम मिलता है। उसके ऊपर आई सेक्शन रख दिए। तो कह रहा है कि लोड किए गए स्तंभ, यानी ये स्तंभ कॉलम बेस पर आधारित होते हैं। देखिए कॉलम बेस पर हो गए, बताने की जरूरत नहीं, रहने दे रहे हैं, चलिए बता दे रहे हैं। कह रहा है कॉलम के आधार स्तंभ, है ना, यानी इसकी बात कर रहा है, कॉलम बेस की बात कर रहा है। लोड को ठोस नींव पर प्रसारित करते हैं। ए नींव पर क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अगला कह रहा है स्तंभ का भार, यानी जो भार होता है वो कंक्रीट पर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है ना। तो तीनों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ऑल ऑफ एबव। ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये पूछ रहा है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का फार्मूला, है ना।
ये तो आसान है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अगला कह रहा है यदि दो कॉलम अनुभाग की गहराई समान होती है तो, यदि दो कॉलम अनुभाग की लंबाई समान होती है तो यदि दो कॉलम अनुभाग की लंबाई समान होती है तो, कहाँ गया, होती है तो प्रदान किए जाने वाले कॉलम में है तो प्रदान किए जाने वाले कॉलम में प्रदान किए जाने वाले कॉलम में प्रदान किए जाने वाले कॉलम में स्प्लाइस है, स्प्लाइस है, क्या है देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भराव प्लेट के साथ, भराव प्लेट के साथ। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा बियरिंग प्लेट के साथ, बियरिंग प्लेट के साथ। सी क्या मिलेगा आपको, पूरक और यानी भराव और बियरिंग प्लेट के साथ, भराव और बियरिंग प्लेट के साथ। और डी क्या मिलेगा आपका, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ एबव। बताइए क्या होगा। कह रहा है यदि दो कॉलम अनुभाग की लंबाई समान होती है, गलत लग रहा है आपको, अनुभागों की गहराई, सॉरी अनुभाग की गहराई, लंबाई नहीं होगा भाई, गहराई होगा। कह रहा है यदि दो कॉलम अनुभाग की गहराई समान होती है तो प्रदान किए जाने वाले कॉलम की स्प्लाइस है। बताइए क्या स्प्लाइस प्रयोग करेंगे, बताइए किस तरह का, दीजिए आंसर भाई। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये बताएगा वो क्या होगा इस क्लास का। बताइए जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा वो इस क्लास का क्या होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है सम। कितना क्लास चल चुका, कितना मिनट बताइए, बस 42 मिनट अभी। क्या होगा समझिएगा, जब दो कॉलम की गहराई न समान होती है तो किसी प्रकार की बियरिंग प्लेट या फिर फिलर प्लेट यानी भराव प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात को समझ रहे हैं, जैसे समझिएगा एक प्लेट की गहराई ये हो गई, एक सिंपल सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, और दूसरे की एक गहराई हो गई। अब इसके ऊपर हम कवर प्लेट लगाएंगे तब क्या लगाना पड़ेगा, मान लेते हैं अब यहाँ एक कवर प्लेट लगाएंगे तब इसमें कुछ मटेरियल भरना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन जब गहराई दोनों समान है तो किसी प्रकार की भरने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। जब गहराई समान नहीं रहेगी तब हम कंडीशन देखेंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। इजी क्वेश्चन। कितने लोग इधर उधर आंसर दे रहे थे। अगला कह रहा है एक संपीड़न सदस्य, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक संपीड़न सदस्य जो एक संपीड़न सदस्य जो एक संपीड़न सदस्य जो कहाँ गया, जो कोण वर्गों से मिलकर बना है, जो कोण वर्गों से मिलकर बना है, कोण वर्गों से मिलकर बना है, कहाँ गया, वह है, वह क्या है, दिखाई दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपका, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कह रहा है कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मेंबर, है ना। बी क्या दे रहा है आपका,
डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट, ठीक है। सी क्या दे रहा है आपका, सी दे रहा है डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट। तुम क्यों निकल रहे हो भाई, तुम भी थक गए क्या। डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट, है ना। अब आपका ऑप्शन मिलेगा, अब कैपिटल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको ए बी सी को इसी तरह बुक में दिया है तो कन्फ्यूजन होगा ना, 1 2 और 3 लिख दे रहे हैं। कहे थे ना पूरा ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या होगा। ए कह रहा है कि ओनली वन, बी क्या कह रहा है आपका ओनली 1 एंड 2, सी क्या कह रहा है आपका ऑल, और डी क्या कह रहा है आपका ओनली थर्ड। बताइए क्या होगा, कौन सा सही है। उससे पहले ना हम समझते हैं, अभी आपको समझते हैं डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस मेंबर क्या होते हैं। यानी सतत, कंटिन्यूअस यानी सतत अवयव, डिसकंटिन्यूअस यानी असतत अवयव, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे सतत अवयव क्या होते हैं और असतत अवयव क्या होते हैं, ठीक है। अब सतत अवयव क्या होता है बताइए। अब देखिए ये हो गया आपका ट्रस, है ना, ट्रस है ना। कितने लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है बताइए, ये वाला ट्रस्ट है कि और कोई ट्रस्ट है। अब समझिएगा ये हो गया, मान लेते हैं इसी तरह होगा। अब यही तो आपका स्ट्रट है ना, ये हो गया आपका स्ट्रट, ठीक है। अब देखिए यानी वह मेंबर जो 2 या 2 से अधिक जोड़ तक कंटिन्यूअस होता है, सॉरी, वह मेंबर जो 2 से अधिक जोड़ तक कंटिन्यूअस होता है उसे कहते हैं सतत मेंबर यानी कंटिन्यूअस मेंबर। वह मेंबर जो 2 से अधिक जोड़ तक क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। जैसे देखिए ए और बी और सी, यानी इस ए बी मेंबर में कितने जोड़ मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 से अधिक जोड़ तक कंटिन्यूअस है ना, ये हो गया आपका सतत। इसमें भी 1 2 3 और 4 कितने हो गए सतत, इसमें 1 2 3 4 5, एक सारे के सारे क्या हो गए सतत अवयव हो गए। असतत क्या हो गया, यानी वह अवयव जो क्या है सिर्फ 2 जोड़ तक कंटिन्यूअस हो, सिर्फ 2 जोड़ तक। जैसे कि ए वाला मेंबर, एक यहाँ जोड़ पड़ रहा है एक यहाँ, तो क्या हो गया असतत अवयव। ए वाला कितना हो गया, 1 जोड़ यहाँ 1 जोड़ यहाँ, असतत अवयव। ए वाला 1 जोड़ यहाँ 1 जोड़ यहाँ, सारे के सारे हो गए असतत। समझ आ गया। तो कह रहा है कि ये क्या हो सकते हैं, पहला कह रहा है कि संपीड़न अवयव कोण वर्गों से मिलकर बना है, तो ये तो पता चल गया कंटिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है आप लोग पढ़े होंगे क्या कि यहाँ आप लोग ट्रस्ट में पढ़े होंगे कि ऐसा, यानी ये 2 कॉलम से मिलकर बना होता है, एंगल से मिलकर बना होता है। एक ऐसे होगा एक ऐसा होगा, ठीक है, और इसी के ऊपर एक ऐसा मिलकर बना देंगे। कहने का मतलब है, समझा है 3D में देखिएगा, ये देखिए देखिए मान लेते हैं ना एक मेंबर ए हो जाएगा इस तरह है, ठीक, एक एंगल हो गया और ये एक एंगल ए हो गया, ठीक है। एक एंगल है इस तरह होगा ना तो आपको तो नहीं दिखेगा ना, आपको तो बस सामने से इसी का मोटाई दिखाई देगा, है ना। लेकिन देखिए 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो जो ट्रस होते हैं वो 2 एंगल से मिलकर, देखिए 2 एंगल से मिलकर बना होता है, इसी तरह रखा रहता है। इस पर ए वाले, इस वाले की बात कर रहे हैं, है ना, इसी तरह रखा रहेगा आपका, और सिर्फ एंगल का भी हो जाएगा, देखिए, है ना। ये बुक देखिए अच्छा बुक है, ठीक है, सफल कैसे बने पढ़ लीजिएगा, स्वेट मार्टन का लिखा हुआ है। अब समझिए तो क्या हो जाएगा, आपको समझ आ गया होगा। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, सिंगल भी होगा, और जब सिंगल है तो कभी ना कभी तो डबल होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑल कंटिन्यूअस यानी जो डिसकंटिन्यूअस है वो सिंगल भी होगा डबल भी होगा। अगला क्या कह रहा है, आकार गुणांक होता है, शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन है तो छोटा सा, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शेप फैक्टर होता है, ठीक है, आप लोगों को फैक्ट शेप वगैरह आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। क्या है आपका एम वाई अपान एम पी, एम वाई अपान एम पी मध्य प्रदेश। बी क्या हो जाएगा आपका जेड अपान जेड पी।
सी क्या हो जाएगा आपका बोथ, और डी क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। ये अपने मन से नहीं लिखे हैं भाई, ऑप्शन में है, ठीक है, हर बार अपने मन से थोड़ी लिखेंगे। क्या होगा बताइए, देखते हैं कितने लोग तुक्का लगाते हैं, कितने लोग जानते हैं। बताइए क्या होगा। तब तक एक और क्वेश्चन बताइए, सर्कुलर के लिए, सर्कुलर के लिए शेप फैक्टर कितना होता है और स्क्वायर के लिए शेप फैक्टर कितना होता है, बताइए। स्क्वायर नहीं लिखा, रेक्टेंगल है, बताइए। अब ये क्या होता है आपका, हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्या होगा आपका नन ऑफ दीज, क्या होता है ZP अपान ZE, इसका होता है आपका शेप फैक्टर, है ना, शेप फैक्टर यानी आकृति गुणांक क्या होता है ZP अपान ZE, है ना, क्या होता है आपका ZP अपान ZE। जेड क्या है भाई आकृति मापांक, क्या होता है आपका आकृति मापांक, है ना, ये तो होता है आपका जेड आकृति शेप फैक्टर, है ना, जेड क्या है आपका आकृति मापांक होता है, ठीक है। पी मतलब प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिक है, ई मतलब इलास्टिक है, प्लास्टिक और इलास्टिक का अनुपात क्या होता है शेप फैक्टर, यानी आकृति मापांक प्लास्टिक और आकृति मापांक इलास्टिक का अनुपात होता है आपका शेप फैक्टर। सर्कुलर के लिए होगा आपका 1.7 और रेक्टेंगल के लिए होगा आपका 1.5, ठीक है। सर्कुलर के लिए 1.7 और रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका 1.5 शेप फैक्टर। तो याद रख लीजिएगा, देख रहेंगे एक बार तो अच्छा है ना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन है तो क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है। आगे चलें। हाँ अच्छा क्वेश्चन आया अभी, कितना क्वेश्चन और है या फिर रहने देते हैं, ठीक है आज के लिए। अब एक पार्ट मतलब कहने का मतलब संपीड़न में एक क्लास और आ जाएगा ना तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं।